नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 5 को पढ़ेंगे, जो है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। इससे पहले हम लोग बाकी जो 4 चैप्टर हैं उनको पढ़ चुके हैं। आप अगर नहीं देखें तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा। ये छोटा सा चैप्टर है और बहुत सरल चैप्टर है। अपन जल्दी ख़त्म करेंगे, साथ साथ बने रहिएगा तो आपको मज़ा भी आएगा। ठीक, तो हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। यहाँ 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं। तो ये ना थोड़ा सा घुमा के पूछ सकता है, थोड़ा बस ध्यान रखिएगा कि 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाते हैं और देश विश्व में 10वें स्थान पे है, एशिया में 4थे स्थान पे है। सीधा सीधा ये लाइन अगर चिपका दिया ना तो फिर अपने को लगता है यार ये खतरनाक डाटा कहाँ से आता है। यह है तो खतरनाक डाटा ही। तो हम विश्व में 10वें स्थान में हैं पौधों के मामले में और एशिया में 4थे स्थान में। लगभग 15,000 फूल के पौधे हैं जो विश्व के फूलों के पौधों का 6% है। ठीक, ये बस बेसिक डाटा है। और 90,000 जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, ताजे पानी, ये सब पाए जाते हैं। तो ये बस ये ध्यान रखना, 47,000 पौधे, 90,000 करीब जानवर। एक होता है अच्छत वनस्पति। अच्छत देखिए, एक होता है प्राकृतिक वनस्पति। नाम से आपको समझ में आ रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति का वो भाग है जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी वनस्पति कहलाती अच्छत वनस्पति। मतलब देखो, कहीं प्राकृतिक रूप से कोई वनस्पति है, इंसान उसको जाके उसकी ऐसी तैसी नहीं किया तो वो अच्छत वनस्पति है। मतलब अच्छत मतलब होता है जिसकी क्षति ना हो, अच्छत। ठीक, क्षति ना हो। तो समझ जाओ, ये तो आप समझ ही गए। तो उसको बोलते हैं अच्छत वनस्पति, जिनको हम खुद से लगाते हैं। जैसे आप धान बोए, आप कोई फल लगाए, कोई वनस्पति लगाए, तो मनुष्य लगाया तो वो प्राकृतिक नहीं। प्राकृतिक मतलब प्रकृति द्वारा अपने आप हुई। फिर एक शब्द है देशज। देशज मतलब होता है जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय है, अपनी देसी है, वो देशज है। जो बाहर से आई है उसको हम विदेशज बोलते हैं। जैसे वो गाजर घास है, उसको विदेशज बोलते हैं क्योंकि विदेश से आई है। जो हमारे देश की है वो देशज है। अच्छत आप समझेगा, जिसको क्षति नहीं पहुंची, जो प्राकृतिक है, अभी तक इंसान वहां तक नहीं पहुंचे, तो वो अच्छत वनस्पति। एनसीईआरटी में इसीलिए बोलता हूँ आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। यार बच्चे टाइप लिखी गई है। बच्चे मतलब 9वीं के बच्चे पढ़ते हैं, 9, 6, 15 साल के। ठीक, टॉप करते हैं और उसमें फिर भी आप बोले तो पढ़ते हैं। फिर भारत में वनस्पति के प्रकार कौन कौन से, उसके बारे में बात की गई है। 5 प्रकार है। एक है उष्णकटिबंधी सदाबहार वन। ठीक, दूसरा है उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन। तीसरा है उष्णकटिबंधी कटीले वन और झाड़ियाँ। चौथा है पर्वतीय वन। 5वां है मैंग्रोव वन। यहीं पे समझ जाइए सबको। उष्णकटिबंधी सदाबहार वन मतलब है सदाबहार। अपन सुनते हैं ना सदाबहार गीत। सदाबहार मतलब जहाँ हमेशा बहार रहती है, बहारों फूल बरसाओ। तो ऐसे वन जो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में वहाँ पतझड़ नहीं होता, मतलब वो हरे भरे हमेशा दिखते हैं। तब क्रम क्रम से वो अपने पत्ते झड़ाते हैं। तो मान लो 10-12 पेड़ अपने पत्ते झड़ाए तो बाकी तो हरे हैं, तो वो आपको हरा भरा ही दिखता है। उसको बोलते हैं सदाबहार वन। सभी के आगे उष्ण इसलिए क्योंकि भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। पर्णपाती वन मतलब ऐसे वन जो अपने पत्ते को गिरा देते हैं, वो है पर्णपाती वन। सदाबहार वन वो है जहां वर्षा ठीक ठाक होती है, सबसे ज्यादा वर्षा होगी वो सदाबहार होंगे, उससे कम होंगे वो पर्णपाती होंगे। जैसे आप अपने आसपास अपने छत्तीसगढ़ में आप निकल के देखोगे ना, तो ये जो सीजन आता है बसंत वाला, उस समय पत्ते सब गिर जाते हैं। तो आपको दिखेगा बिना पत्तों के पेड़, जंगल, सूखे पत्ते नीचे दिखेंगे, तो वो पर्णपाती है। तीसरा है जहां और पानी कम गिरता है, जैसे रेगिस्तान वाले एरिया, वहां क्या है कटीले वन, झाड़ियां रहती हैं। फिर चौथा होता है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन मतलब ऐसे वन जो पर्वत में होते हैं। अब पर्वत में आपको पता है कि जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे वन का प्रकार बदलते जाएगा, मतलब हाइट के साथ। और एक है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन मतलब क्या होता है, जो समुद्र के किनारे होते हैं खारे पानी में, जैसे सुंदरवन आप सुने होंगे, वो मैंग्रोव वन है। अब चलिए एक एक करके देखते हैं। उष्णकटिबंधी वर्षा वन। उष्णकटिबंधी वन वहां होते हैं जहां पानी ठीक ठाक गिरता है। मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं, उसके बाद आप और अच्छे से समझेंगे।
देखिए जो हरा वाला इलाका है ना, ये है उष्णकटिबंधी सदाबहार वन। इससे आप ये भी समझेंगे कि पानी कहाँ ठीक ठाक गिरता है। ये जो हरा है ना, ये क्योंकि पश्चिमी घाट है, इधर से मानसून आता है, अपन पढ़े हैं पिछले ही चैप्टर में, तो यहाँ बढ़िया पानी गिराता है, तो यहाँ सदाबहार वन होंगे। ये वाला जो एरिया है मानसून फिर ऐसे करके आता है जाता है यहाँ, ठीक। तो ये जो उत्तर पूर्व का एरिया है, यहाँ भी उष्णकटिबंधी सदाबहार वन होंगे। दूसरा क्या है, उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन। तो पर्णपाती मैं बताया ना, अपना ये जो पूरा एरिया है अपना, क्या बोलेंगे, ये वाला जो एरिया है, ये क्षेत्र, यहाँ क्या होगा, पर्णपाती होंगे हमारे टाइप के। तीसरा है उष्णकटिबंधी कटीले वन। कटीले यहाँ होंगे रेगिस्तान वाले एरिया में, मध्य प्रदेश का भी कुछ भाग इसमें आता है। फिर ये वाला जो विदर्भ का एरिया है, यहाँ भी पानी कम गिरता है, तो यहाँ पर्णपाती होंगे क्योंकि ये पश्चिमी घाट पूरा पानी रोक लेता है। फिर आगे आपका पर्वती वन। पर्वती वन पर्वत में होंगे, ये सब पर्वत में पर्वतीय वन है। और फिर मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन कहाँ होंगे, ये डेल्टा में है जनरली। देखो यहाँ पे डेल्टा है, यहाँ पे डेल्टा है, यहाँ पे डेल्टा है, तो ये डेल्टाओं में क्या है, मैंग्रोव वन है। तो आपको एरिया समझ में आ गया कि वन कहाँ कहाँ है। अपने को क्या देखना है, एक देखना है ये वन कहाँ मिलते हैं, दूसरा देखना है कि कितना पानी गिरता है तो मिलते हैं, तीसरा देखना है कौन कौन से वन मिलते हैं। बस हो गया, बात खत्म। तो आप देख लिए कहाँ कहाँ मिलते हैं। अच्छा, अंडमान निकोबार में भी मिलते हैं, यहाँ भी तो पानी गिरता है ना भाई, यहाँ तो गिरेगा ही नहीं पानी, अंडमान और लक्षद्वीप में, तो यहाँ भी मिलेंगे। तो ये वन मिलते हैं अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, लक्षद्वीप में, अंडमान में, निकोबार द्वीप समूह में, असम के एरिया में, तमिलनाडु के तट पर, और इधर क्या बोलेंगे आपके तटीय क्षेत्र में ये वन मिलते हैं। ये वन वहाँ मिलते हैं जहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती, ठीक। मतलब 200 सेंटीमीटर से वर्षा ज़्यादा होगी और थोड़े समय के लिए शुष्क ऋतु रहती, मतलब लगातार पानी नहीं गिरता। कहीं भी ऐसी जगह जहाँ लगातार पानी गिरेगा ना, तो फिर वन उगेगा कैसे भाई, पानी गिर गिर के तो कीचड़ बना देगा, ठीक। और इतना पानी गिरता है, इतनी वर्षा होती है, इसलिए इनकी ऊंचाई ठीक ठाक रहती है। वृक्ष में 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। और ये क्षेत्र जो है वर्ष भर गर्म तथा आर्द्र रहते हैं। यहाँ हर प्रकार की वनस्पति, वृक्ष, झाड़ियाँ, लताएं होती हैं और अलग अलग ऊंचाई के रहते हैं। मतलब कोई बढ़िया 60 का हो गया, फिर एक छोटा हो गया, फिर झाड़ी भी हो गई। मतलब जैव विविधता की दृष्टि से ना मस्त होते हैं ये, ठीक। और वृक्षों का आप देख लो, सीधा सीधा पतझड़ होने का कोई निश्चित समय नहीं होता, इसलिए हरे भरे लगते हैं। ये नहीं है कि पतझड़ नहीं होता, पतझड़ तो होगा। आपके जीवन में अगर धूप है तो छांव आएगी, अगर पत्ती हरी है तो झड़ेंगी, लेकिन एक साथ नहीं होता। पर्णपाती में ना एक साथ हो जाता है तो पूरा वो लगता है, ठीक। अब कौन कौन से पेड़ हैं, तो पेड़ आप देख लो, आबनूस जिसको एबोनी बोलते हैं, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना। ये नाम ध्यान रखना। सीधा सीधा पूछ सकता है कि महोगनी कौन सा वृक्ष है, रोजवुड कौन सा है, रबड़ कौन सा है, सिंकोना कौन सा है। ये नाम लिख दिया, 1 2 2 3 3 4 जमाओ, तो ये पता रहना चाहिए आपको। फिर है जानवर कौन से मिलते हैं, तो जानवर कोई ऐसा खास मिलता नहीं है, सब जगह सब मिल जाते हैं। अब हाथी, बंदर, हिरण ये तो हमारे यहाँ भी मिलते हैं भाई, तो ये बहुत ध्यान मत रखना। उधर नॉर्थ ईस्ट में एक सींग वाला गैंडा मिलता है, तो उसको ध्यान रख सकते हो, ठीक। इस टाइप के वन रहते हैं। ये देखो चित्र में आप समझ जाओगे, ये वन है। ये देखो ये इतना ऊंचा हो गया, ये छोटे छोटे हैं, फिर ये झाड़ी झाड़ी है, फिर ये नीचे भी झाड़ी है। तो भाई ये हरे भरे रहते हैं, मस्त, इसीलिए आनंद से रहते हैं। अगला है उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन है। पहला सवाल तो यही है, सबसे बड़े क्षेत्र में कौन सा वन फैला है, तो उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हैं। दूसरा, अब वो था 200 मीटर से ज़्यादा, तो ये कितना है, 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक। 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा जहाँ होती है, वहाँ ये उष्णकटिबंधी पर्णपाती वन होते हैं। और यहाँ क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 हफ्ते के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, इसीलिए इसको पर्णपाती बोलते हैं। फिर इसको भी ना 2 भाग में बांट सकते हैं, पर्णपाती भी।
एक होगा आर्द्र और एक होगा शुष्क। ठीक, आर्द्र पर्णपाती वन होगा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, और 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला हो जाएगा शुष्क। ठीक, अभी अपन देखें कि 70 से 200, तो 70 से 100 वाला शुष्क पर्णपाती, जहाँ मतलब थोड़ा कम पानी गिरता है। आर्द्र पर्णपाती मतलब 100 से 200। तो ये भी आप ध्यान रखना कि इस दो भाग में बांट सकते हैं। एरिया तो पूरे ही है, हिमालय, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिमी घाट। पेड़ पौधे भी वही हैं जो हमारे यहाँ मिलते हैं, जानवर भी वही हैं जो हमारे यहाँ मिलते हैं, तो इसमें बहुत लोड मत लेना। ठीक, मतलब ये समझ लो कि यूपी बिहार के मैदान में थोड़ा सा शुष्क रहता है, अपने छत्तीसगढ़ में ठीक ठाक पानी गिरता है। तो ये दो भाग हो गए। जानवर तो वही होंगे यार, शेर, सुअर, हिरण, हाथी, छिपकली। अब छिपकली को भी जानवर मान लिया। तीसरा है कटीले वन। अब अभी अपन क्या देखे, देखो 3 होता है। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा अगर है तो सदाबहार हो गया, 70 से 200 है तो पर्णपाती हो गया, 70 से 100 शुष्क, 100 से 200 आर्द्र, 70 से कम है तो वो आपका कटीले वन हो जाएंगे, जो रेगिस्तान में होते हैं। यहाँ कटीले वन रहते हैं। रेगिस्तान आपको पता रहेगा वो नागफनी टाइप के रहते हैं। कहाँ कहाँ रहेगा, तो गुजरात में, राजस्थान में। अब एरिया पूरा दे दिया है। जहाँ शुष्क एरिया, जैसे मध्य प्रदेश का इधर वाला, छत्तीसगढ़ में बहुत नहीं पाए जाते, थोड़े ही बहुत हैं। खजूर अजूर मिल जाते हैं यहाँ। अकसिया, खजूर, यूफोरबिया, नागफनी, वही मैं बोल रहा हूँ। ये जो नाम है ना यूफोरबिया, ये आप कहीं नहीं सुनोगे ना। अब एनसीईआरटी में दिया है, पूछ लेगा यूफोरबिया किस प्रकार का वन है, तो किस प्रकार का है, कटीला वन है। ठीक, इसमें क्या है कि अब इनको पानी कम मिलता है, तो जड़ें क्या होती हैं इनकी, बिखरी हुई रहती हैं। ठीक, बिखरी क्या है, अब ऐसे जड़ निकली ना, कहीं जड़ बनी है क्या इसकी, बनी होगी तो वहीं से ले लेते हैं। हाँ, ये जड़ बनी है यार। तो इनकी जड़ क्या रहती है, अब इनको पानी खोजना है तो ये चारों तरफ ऐसे 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 फैली रहती, और ये स्पॉन्जी टाइप के रहते हैं, जिससे पानी कम उनका ह्रास हो। ठीक, क्योंकि पानी की कमी है ना भैया रेगिस्तान में। ठीक, पत्तियां छोटी होती हैं जिससे वाष्पीकरण कम हो। कटीले पादप होते हैं जिससे खाए मत कोई जानवर। ठीक, तो ये सब इनकी विशेषताएं। स्पॉन्जी होती हैं इस टाइप की, नागफनी टाइप की। जानवर बहुत ध्यान मत देना, चूहा, खरगोश, ये क्या जानवर है भैया। फिर है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन मतलब होता है पर्वतीय क्षेत्रों में होता है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में भी ना जैसे जैसे हम ऊपर उठते हैं, ऊपर बढ़ते हैं, वैसे वैसे वनों की प्रकृति में बदलाव होता है। क्यों होता है, क्योंकि ऊपर जाओगे तो एक तो तापमान की कमी होती है, दूसरा ऊंचाई बढ़ते जाती है। पहले क्या, 1000 मीटर से 2000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधी वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधी वन पाए जाते हैं। शीतोष्ण क्यों, क्योंकि अब ऊपर उठे तो थोड़ा ठंडी आ गई। इसमें कौन से वन आएंगे, ओक, चेस्टनट जैसे वृक्ष आएंगे। फिर आप और ऊपर बढ़े, देखो ये 2000 पहुँचे, 1000 से 2000 तो शीतोष्ण हुआ। फिर आप 1500 से 3000 के बीच गए तो शंकुधारी वन मिलेंगे आपको। शंकुधारी इस टाइप के जो रहते हैं ना, घर में अपन लगाते हैं इस टाइप के, क्योंकि इनके ऊपर बर्फ पड़ती है। 1500 मीटर से ऊपर और जाओगे तो बर्फ आती है, तो बर्फ ऐसे करके नीचे गिर जाती है। अब ये शंकुधारी कौन कौन से वन है, जैसे चीड़ है, देवदार है, सिल्वर फर है, स्प्रूस, सीडर, ये सब उसमें है। और ये जनरली ये वन प्राय हिमालय की दक्षिणी ढलानों, दक्षिण और उत्तर पूर्व भारत के अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं, मतलब हिमालय में ही जनरली पाए जाते हैं। फिर आप और ऊपर बढ़े, 3600 मीटर से और अधिक ऊंचाई में गए तो शीतोष्ण कटिबंधी वन और घास के मैदानों का स्थान अल्पाइन वनस्पति ले जाती है। उससे ऊपर आप जाओगे तो फिर अल्पाइन वनस्पति होगी, जिसमें सिल्वर फल, जूनिपर, पाइन, बर्च, ये सब रहते हैं। ठीक, और जैसे जैसे हम हिमरेखा के निकट पहुंचते हैं वैसे वैसे वृक्षों के आकार छोटे होते जाते हैं, और अंततः मतलब वो घास बन जाती है, घास के मैदान होते हैं, और घास से ऊपर तो फिर खत्म ही हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, वो घास के मैदान रहते हैं, वहीं गुज्जर और बकरवाल जनजाति अपनी बकरी चलाते हैं।
इन वृक्षों के आकार छोटे हो जाते हैं, झाड़ियों के रूप में अल्पाइन घास के मैदान विलीन हो जाते हैं। गुज्जर और बकरवाल घुमक्कड़ जनजाति इसका पशुचारण के लिए यूज़ करते हैं। और सबसे ऊंच पे मॉस, लाइकेन, घास, टुंड्रा वनस्पति ये सब रहती हैं। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे वैसे वैसे बढ़ते जाता है। यहाँ शीतोष्ण वनस्पति आ जाएगी, ठीक, फिर यहाँ शंकुधारी आ जाएंगे, फिर यहाँ अल्पाइन घास हो जाएगी, और ऊपर तो भाई घास भी नहीं रहेगी, यहाँ आपका मॉस, लाइकेन ये सब रहेंगे। प्राय काश्मीरी महामृग, चित्रा हिरन, जंगली भेड़, तिब्बती बारहसिंगा, ये जो ठंडे इलाकों में रहते हैं वो सब है। अगला है मैंग्रोव वन। मैंग्रोव मतलब ये वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वहाँ होती है। मिट्टी और बालू इनके तटों में एकत्र हो जाती है। ये है मैंग्रोव आपका, ये समुद्र है, इसी के किनारे ये हो जाते हैं, ठीक। पौधों की जड़ें पानी में डूबी हैं, मतलब दिख रहा है ना आपको कि यार ये डूबा तो है नीचे पानी में, नमकीन पानी में। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनमें डेल्टा में ये वनस्पति होती है। गंगा ब्रह्मपुत्र में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसीलिए इस एरिया को सुंदरवन कहते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है। कछुआ, मगरमच्छ ये सब भी मिलते हैं, ठीक। अब वन्य प्राणी की अगर बात करोगे तो अभी हम देखें 90,000 से ज़्यादा जनजातियाँ मिलती हैं, जो 13% है। मछलियों की 2546। अब ये जनजाति, ये इतना याद मत रखना, आज हम याद किए यार 10-12 प्रकार की मछलियाँ और मिल गई तो क्या कर लोगे, इसलिए ध्यान नहीं रखना है। हाथी के बारे में दिया है, इसलिए हाथी के बारे में थोड़ा सा एलिफेंट रिजर्व देख लेना, ये मैं आपको कमेंट के लिए छोड़ता हूँ। भारत में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, अभ्यारण्य कितने हैं, एलिफेंट रिजर्व कितने हैं, ये लेटेस्ट संख्या आप एक ध्यान रखना। और जो आखिरी बना ना वो कहाँ बना ये आपको पता रहना चाहिए। जैसे अगर नेशनल पार्क 106 है तो 106वां कौन सा है, टाइगर रिजर्व कितने हैं, ठीक। एक सींग वाला गैंडा आपको, हाथी कहाँ मिलता है, असम में, कर्नाटक में, केरल में। एक सींग वाला गैंडा असम, पश्चिम बंगाल, तो ये आपको पता रहना चाहिए। जंगली गधा कहाँ मिलता है, जंगली गधा मिलता है कच्छ के रन में, ऊंट थार मरुस्थल में। तो जंगली गधा का ध्यान रखना, कच्छ के रन में मिलता है, ठीक। बंदर अंदर की प्रजातियां भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। फिर ये औषधि पादप हैं, अलग अलग हैं, जैसे सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी। तो ये तो यूज कर लेना यार पादप, और क्या बोल सकते हैं। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। भारत एकमात्र ऐसा देश है दुनिया का जहां शेर और बाघ दोनों मिलते हैं, समझ रहे, और कहीं नहीं मिलते। शेर कहाँ मिलते हैं, गुजरात के गिर में, ठीक, और बाघ तो मिलते ही हमारे यहाँ, तो दोनों मिलते हैं। ये भी भारत के लिए एक वो है, क्या बोलेंगे, उपलब्धि है। फिर बैल, सिंघा, ये सब तो क्या पूछेगा इसमें। ये एशियाई शेर केवल गुजरात के गिर में पाए जाते हैं। देखो चित्र भी बना दिया है, पूछ सकता है। ऐसी चीज़ों को ध्यान रखना। मैं ज़्यादा फैक्ट इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम भी है, तो नए नए फैक्ट बताऊँगा तो फालतू आप लोग परेशान हो गए। फिर वही है, प्रदूषण से कैसे रोकें। टोटल 18 जीव मंडल वो हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, और इनमें से जो 12 हैं उनको यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया। तो ये ध्यान रखना, 18 टोटल है, उनमें से 12 को शामिल किया गया। इनके नाम ध्यान रख लेना, ये दिया ही है यार, देख लेना। और ये जो खासकर मैं यही बोलता हूँ, आप बोलते हो भैया कितना पढ़े यार, बहुत है, जितना इसमें लिखा है ना वो पढ़ लो। जिम कार्बेट पिछले ही साल पूछा है शायद, दिया है इसमें, पहला है, ठीक। चंद्रप्रभा, कान्हा, तदोबा, संजय गांधी, पोचरम, ये पता रहना चाहिए आपको। 92 में पादप उद्यानों को वित्तीय तकनीकी सहायता देने का है। फिर ये सब है। 106 नेशनल पार्क हैं, 573 अभ्यारण्य है। यही बता दिए यार, अब क्या बोलूँ मैं, कमेंट में भी नहीं लिखे होगे आप लोग। जीवमंडल कौन से 18, सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नौक्रेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग, दिबांग, डिब्रू साइखोवा, अगस्त्यमलाई, कंचनजंगा, पचमढ़ी, अचानकमार, कच्छ, ठंडा रेगिस्तान, शेषाचलम, पन्ना। ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ नहीं है, चलो ये बता दो। छत्तीसगढ़ में तो है, और कहाँ नहीं है।
प्रवासी पक्षी मतलब होता है कि दुनिया घूम के आते हैं, जैसे साइबेरियन सारस यहाँ आते हैं, कच्छ के रन में बढ़िया घूमते हैं, मज़ा आता है उनको। इसके अलावा जहाँ पे मरुभूमि जो है समुद्र से मिलती, वहाँ लाल सुंदर कलंगी वाली फ्लेमिंगो भी आते हैं, घोंसले बनाते हैं, बच्चों को पालते हैं, तो लोग घूमने भी जाते हैं। तो ये प्रवासी पक्षियों का विशेषता है। तो ये हमारा एनसीईआरटी की 5वीं क्लास थी। अब 9th की एनसीईआरटी ख़त्म हो गई है। 10th की आप लोग बोलोगे 10th की उतनी इम्पोर्टेंट नहीं, मिट्टी वाला ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी 9th की ज़्यादा ज़रूरी थी, बोलोगे तो वो भी कर लेंगे। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपके सुझाव हैं, सलाह हैं, बिल्कुल बताइएगा। धन्यवाद।